मंत्री पुत्र बुद्धिशरीर ने राजकुमार को समझाया, मित्र, उस राजकुमारी ने इशारों में जो कुछ कहा, क्या तुम उसे समझ नहीं पाए? देखो, उसने अपने कान पर कमल उत्पल का फूल रखा, जिसका अर्थ है कि वह राजा कर्णोत्पल के राज्य की निवासी है। फिर उसने अपने दांतों को खुरचा, जिससे ये संकेत मिला कि वह वहां के एक दंतवैद्य की बेटी है। उसने अपने सिर पर कमल का फूल रखा, जिसका मतलब है कि उसका नाम पद्मावती है। और अंत में उसने अपना हाथ अपने दिल पर रखकर यह बताया कि उसका दिल अब तुम्हारा हो चुका है। कलिंग देश में कर्णोत्पल नाम के एक प्रसिद्ध राजा हैं और उनके ही राज्य में एक दंतवैद्य है, जिसकी बेटी पद्मावती उसे प्राणों से भी प्यारी है। मित्र की बुद्धिमानी भरी बातें सुनकर और यह जानकर कि उसकी प्रेमिका का पता चल गया है, राजकुमार वज्रमुकुट बहुत खुश हुआ। अगले ही दिन वो शिकार का बहाना बनाकर अपने मित्र के साथ प्रेमिका से मिलने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में अपने घोड़े को तेज दौड़ाकर उसने सैनिकों को पीछे छोड़ दिया और केवल अपने मित्र बुद्धिशरीर के साथ कलिंग देश की ओर बढ़ चला। वहां पहुंचकर उन्होंने दंतवैद्य का घर ढूंढ लिया। उसी घर के पास एक बूढ़ी औरत रहती थी। राजकुमार और मंत्रीपुत्र ने उसके घर में शरण ली। मंत्रीपुत्र ने घोड़ों को सुरक्षित जगह बांध दिया और बुढ़िया से पूछा, माता, क्या आप संग्रामवर्धन नाम के दंतवैद्य को जानती हैं? वृद्धा ने हैरानी से कहा, हाँ बेटा, मैं उसे जानती हूँ। मैं उसकी बेटी पद्मावती की धाय आया रह चुकी हूँ। अब मेरी उम्र हो गई है, इसलिए उन्होंने मुझे सेवा से मुक्त कर दिया है। मेरा बेटा जुआरी है और मेरे कपड़े तक छीन ले जाता है, इसलिए कपड़ों की कमी के कारण मैं अब अक्सर वहां नहीं जा पाती। ये सुनकर मंत्रीपुत्र ने खुश होकर उसे अपने कुछ अच्छे कपड़े और उपहार दिए। फिर उसने कहा, माँ, तुम हमारे लिए एक काम कर दो। तुम उस दंतवैद्य की बेटी पद्मावती के पास जाओ और उससे कहो कि वह राजकुमार, जिसे उसने तालाब के किनारे देखा था, यहाँ आया है और तुमसे मिलने के लिए बेताब है। उपहार पाकर बुढ़िया खुश हो गई और तुरंत यह संदेश लेकर पद्मावती के महल की ओर चल दी। बुढ़िया पद्मावती के पास पहुंची और उसे राजकुमार का संदेश दिया। संदेश सुनकर पद्मावती ने गुस्सा होने का नाटक किया और बुढ़िया को बुरा भला कहते हुए कपूर लगे अपने दोनों हाथों से उसके गालों पर थप्पड़ मारे। बुढ़िया रोती हुई वापस लौटी और राजकुमार व मंत्रीपुत्र को सारी बात बताए। उसने अपने गालों पर पड़े उंगलियों के निशान भी दिखाए और कहा कि उसे संदेश ले जाने के बदले में यह अपमान मिला है। राजकुमार यह सुनकर उदास हो गया, लेकिन चतुर मंत्रीपुत्र तुरंत समझ गया। उसने राजकुमार को तसल्ली देते हुए कहा, मित्र, दुखी मत हो। पद्मावती ने बुढ़िया के गालों पर कपूर लगी अपनी 10 उंगलियों के निशान बनाकर यह इशारा किया है कि अभी शुक्ल पक्ष की चांदनी रातें चल रही है। तुम्हें 10 दिन और इंतजार करना होगा, क्योंकि चांदनी रात में मिलन सुरक्षित नहीं है। ये सुनकर राजकुमार को राहत मिली। मंत्रीपुत्र ने अपना थोड़ा सोना बाजार में बेचा और उससे मिले पैसों से बुढ़िया के लिए अच्छे भोजन का इंतजाम किया। 10 दिन तक वे वहीं रुके रहे। 10 दिन बीतने के बाद मंत्रीपुत्र ने बुढ़िया को फिर से पद्मावती के पास भेजा। अच्छे खाने के लालच में बुढ़िया फिर जाने को तैयार हो गई। इस बार जब बुढ़िया लौटी तो उसने बताया, आज जब मैं उसके पास गई तो उसने मेरी बात सुनने के बाद सजा के तौर पर महावर लाल रंग लगी अपनी 3 उंगलियां मेरे सीने पर मार दी। ये सुनकर मंत्रीपुत्र ने राजकुमार को समझाया, मित्र, घबराओ नहीं। इसका मतलब है कि वो अभी 3 दिन तक अशुद्ध रजस्वला रहेगी, इसलिए 3 दिन और इंतजार करो। 3 दिन बाद मंत्रीपुत्र ने फिर बुढ़िया को भेजा। इस बार पद्मावती ने बुढ़िया का बहुत आदर सत्कार किया और उसे बढ़िया खाना खिलाया। शाम को जब बुढ़िया लौटने लगी तो बाहर शोर मचा कि एक पागल हाथी जंजीर तोड़कर भाग गया है और रास्ता रोक रखा है। पद्मावती ने बुढ़िया से कहा, माता, सड़क पर हाथी है, वहां से जाना ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हें एक टोकरी पीढ़ी में बैठाकर रस्सी के सहारे खिड़की से नीचे बगीचे में उतार देती हूँ। वहां से तुम पेड़ पर चढ़कर दीवार पार कर लेना और घर चली जाना। पद्मावती ने वैसा ही किया और बुढ़िया सुरक्षित घर लौट आए। उसने ये सारी घटना आकर बताई। तब मंत्रीपुत्र ने राजकुमार से कहा, मित्र, तुम्हारा काम बन गया है। उसने इसी बहाने तुम्हें अंदर आने का गुप्त रास्ता बता दिया है। आज रात तुम उसी बगीचे में जाओ और रस्सी के सहारे उसके महल में चढ़ जाना।